नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारी एनसीईआरटी ऑल बुक्स लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की सीरीज चल रही है और इस सीरीज में हम आपको प्रत्येक सब्जेक्ट एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन समझा रहे हैं। इसी सीरीज में आज हम एक नया विषय स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपका वो विषय रहेगा क्लास 10 का साइंस का विषय, विज्ञान का विषय। तो विज्ञान के विषय के हम सभी अध्याय लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, प्रत्येक लाइन को पढ़ेंगे और उस लाइन में प्रत्येक शब्द का अर्थ हम जानेंगे, ताकि हमारा विज्ञान के विषय में किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। और जब आप लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप खुद ये महसूस करेंगे कि अब इस लेसन में हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, कोई भी प्रश्न हमसे कर लीजिए, हम उसका जवाब देने में सक्षम हैं। तो यही मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा कि आपको छोटे से छोटा पॉइंट और बड़े से बड़ा टॉपिक आसान भाषा में समझा दूं और आपको सारी विज्ञान एकदम उंगलियों पे याद हो, फिंगर टिप से, कि कोई भी कुछ भी पूछ ले हमें सब सवालों का जवाब पता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार जब भी कोई भी विषय पढ़ें तो उसको आप लाइन बाय लाइन पढ़ कर देखिए। उसके बाद आप वन शॉट 15 मिनट में रिवाइज कर लीजिए, 20 मिनट में रिवाइज करवा लीजिए, किसी प्रकार से आप रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट कम से कम एक बार आपको लाइन टू लाइन पढ़ना है। तो आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले कुछ जानकारियाँ और हैं जो आपको देना चाहूँगा कि आपके सवाल होंगे, आप कमेंट के माध्यम से पूछेंगे। तो वो सवाल मुझे हर बार आते हैं जब मैं कोई भी सीरीज स्टार्ट करता हूँ, तो उनके जवाब मैं आपको अभी दे देता हूँ। तो आप कहेंगे सर पूरा जो ये विषय है हम विज्ञान का, ये कैसे पढ़ सकते हैं? आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, वहाँ आपको क्लास 10 विज्ञान के विषय की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहाँ से आप कंप्लीट बुक पढ़ सकते हैं लाइन टू लाइन। उसके बाद आपका दूसरा डाउट होगा कि सर हमें बाकी विषय पढ़ने हो, तो जो आप क्लास 10 के जो भी स्टूडेंट है बाकी और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए हमने अलग से प्लेटफॉर्म बना दिया गया है एनसीईआरटी बाय विक्रम क्लास 10। उस चैनल पे आपको जाना है और उस चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको विज्ञान की प्लेलिस्ट मिलेगी और इसके साथ जो आपके अन्य सब्जेक्ट हैं उनकी भी प्लेलिस्ट आपकी मिल जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको लेसन के अंदर किसी चीज़ को समझने में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको आज का जो ये वीडियो है, ये लेक्चर, ये आपको कंप्लीट देखना है और इसको देखने के बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखनी है कि आपको आज चीज़ें समझ में आई या नहीं आई। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब आप कंप्लीट ये आज का लेक्चर कर लेंगे तो आप कहेंगे सर वाह, हमें मज़ा आ गया अभी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो समय आपका बहुत ज़्यादा कीमती होता है, तो आज मैंने आपके शुरुआती 2 या 3 मिनट वेस्ट किए, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए हमारा लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको पढ़ना रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है एवं समीकरण क्या होते हैं, डिटेल में हम पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। तो चलिए अध्याय को हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया गया है कि अपने दैनिक जीवन मतलब अपना रोजमर्रा का जीवन, जो आप जिंदगी रोज जीते हैं, सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, घर आ जाते हैं, तो ये आपका दैनिक जीवन है। भी मैं निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब भी। तो आपको इन सभी सवालों के जवाब पता होने चाहिए, ठीक है, कि क्या होता है। भी तो पहला पूछा गया, गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तब क्या होता है। भी ये बात आप अपने पेरेंट्स से पूछिए। भी गर्मियों में हम दूध को बाहर रख दे सामान्य ताप पर, सामान्य ताप मतलब हमने उसको फ्रिज में नहीं लिखा, जितना तापमान है सेम टू सेम हमने क्या कर दिया, कमरे में दूध को रख दिया, तो क्या होता है। भी तो आपके पेरेंट्स का जवाब मिलेगा दूध फट जाता है। भी ठीक है, दूध है आपका खराब हो जाता है। एक चीज़ और माफ़ी चाहूँगा बीच में रोकने के लिए कि मैं जब बोर्ड से जाता हूँ तो कैमरा दोबारा से फोकस करता, थोड़ा सा आपका ब्लर हो जाता है, तो उसको आप इग्नोर कर दीजिए। फिर है आपका, लोहे का तवा अथवा तसला अथवा कील को आदर्श जलवायु में खुला छोड़ दिया जाता है तब क्या होगा। भी तो आपको कहा मतलब लोहे को भी, इसने लोहे की सारी चीजें ने या लोहे की बताई है, इसने कहा लोहा भी। क्या कहा कि इसने कहा जो आपका लोहा है उसको कहाँ छोड़ना है आपको, आदर्श जलवायु में भी। ठीक है, यहाँ पे इसमें भी जलवायु या वायुमंडल एक ही बात है, इसमें आपको इसको छोड़ना है तब क्या होगा। भी तो सबसे पहले आपको ये शब्द समझ में आना चाहिए, आर्द्र का मतलब क्या होता है। आर्द्र का मतलब वो वायु होती है जिसमें आपकी नमी ज़्यादा हो, पानी की मात्रा ज़्यादा हो। तो आप कहेंगे सर लोहे को, अगर हम इसका मतलब समझ में आ गया कि वो वायु जिसमें नमी ज़्यादा हो या फिर पानी की मात्रा ज़्यादा हो, तो लोहे को क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी। आप कहेंगे सर लोहा था
तो वायु के माध्यम से तो उसको ऑक्सीजन मिल गई, और यहाँ नमी ज़्यादा है ना, तो उसको पानी भी मिल गया आपको H2O, पानी का फार्मूला H2O होता है, तो ये भी आपको मिल गया। तो जब ये सारी चीज़ें लोहे को मिल जाती है ना, तो लोहे के साथ एक अभिक्रिया हो जाती है, एक क्या होती है घटना होती है, उसको हम बोलते हैं जंग लगना। भी क्या होता है? जंग लगना है। आगे हम पढ़ेंगे लोहे को जंग कैसे लगता है, लेकिन इन सवालों के जवाब आपको पता होना चाहिए भी, ये शब्द क्यों दिया है भी। ठीक है, एक एक शब्द का मतलब समझाता हुआ चलूंगा। क्या आपको आर्द्र का मतलब समझ में आ गया? इसका मतलब है कि वो वायु जिसमें नमी की मात्रा ज्यादा हो। उसके बाद है अंगूर का किण्वन हो जाना भी। अंगूर का क्या हो जाता है? किण्वन हो जाता। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता, थोड़ा सा टफ पेपर बन गया ना, तो यही क्वेश्चन आएगा, अंगूर के किण्वन से आप क्या समझते हैं। तो ये देखिए कि अंगूर का किण्वन क्या होता है अभी, सारी चीजें क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आपके पास है अंगूर का जूस, सिंपल आपको बता देता हूँ ताकि साधारण शब्दों में आपको याद रहे। अंगूर का जूस है आपके पास। तो जब आप अंगूर के जूस में क्या है कि एक सूक्ष्म जीव होता है जिसको हम बोलते हैं यीस्ट, भी क्या बोलते हैं? यीस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है कि जो अंगूर का जूस है इसमें क्या होता है? आपका शर्करा होता है। क्या होता है? शर्करा होता है। ठीक है, और ये ईस्ट क्या करेगा? इस शर्करा को बदल देगा किसमें? अल्कोहल में भी। किसमें? अल्कोहल में इसमें बदल देगा भी। अल्कोहल मतलब एक नशीला ये पदार्थ आपका बन जाएगा, शराब टाइप का भी। तो शराब बनाने मत लग जाना भी। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? अंगूर का किण्वन होता है। तो हम बोलेंगे अंगूर में मौजूद जो शर्करा है उसको जब ईस्ट की सहायता से अल्कोहल में बदल दिया जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम अंगूर का किण्वन बोलते हैं। चीजें क्लियर? फिर है आपका अगला, भोजन पकाया जाता है तो क्या होता है? अभी आप कहेंगे सर भोजन पकाया जाता है तो क्या होता है? सब्जी बन जाती है, रोटी बन जाती है। ठीक है, तो सब्जी की हम बात करते हैं। तो स्टार्टिंग में आपने जो आलू लिए, सब्जी बनने से पहले भी, तो कहेंगे आलू को एक बार दबा के देखना। आप कहेंगे सर वो कठोर होता है अभी, लेकिन जब सब्जी आपकी बन के तैयार होगी तब उसको दबा के देखना। ठीक है, बहुत सारी प्रक्रियाओं में क्या है उसकी जो अवस्था है वो आपकी क्या होगी? आलू की चेंज होगी। ये आपको समझ में आ गया? फिर पूछता है हमारे शरीर में भोजन को पचा लेता है भी। तो हमारा शरीर जब भोजन को पचाता है ना, तब क्या होता है भी? आप कहेंगे सर कुछ नहीं होता, हमारी भूख है वो शांत हो जाती है, और होना क्या था, हम खाने को खा लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि जो हम भोजन खाते हैं भी, जो हम भोजन खाते हैं वो हमारा जो न्यूट्रिशन होता है, पोषक तत्व होते हैं, उसका होता है जटिल रूप भी। क्या होता है? जटिल रूप। जो हम खाते हैं, हम खाते हैं प्रोटीन ले लेते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं, स्टार्च हम खा लेते हैं, तो वो क्या आपका जटिल रूप है भी। तो उसका क्या होता है? आपका सरलतम रूप में होता है भी। फिर क्या होता है? उसका सरलतम पदार्थों में विघटित वो हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल कि जो आप अगर जो कुछ बच्चे जो साइंस पढ़ के आते आते आए होंगे ना बिल्कुल डिटेल से, उनको जरूर पता होगा भी। जैसे पौधे हैं ना, तो अपना भोजन किस में स्टोर करते हैं? वो स्टार्च के रूप में भी। मान लेते हैं हम चावल खा रहे हैं, तो इसका मतलब हम क्या खा रहे हैं? स्टार्च खा रहे हैं भी। तो स्टार्च क्या है? आपका एक जटिल स्वरूप है। क्या आपका? जटिल स्वरूप। और जब हम उसको पचाते हैं ना, तो जो हमारे मुंह के अंदर लार होती है, तो वो उसको किस में कन्वर्ट कर देती है? वो आपका इसमें शुगर में, शर्करा में कन्वर्ट कर देती है। किसमें? शर्करा में कन्वर्ट कर देती है। तो ये भी आपका परिवर्तन हुआ कि हमारा जब शरीर भोजन को पचा लेता है ना, तो जो आपका जटिल रूप था वो किसमें परिवर्तित होता है? आपका सरलतम रूप में परिवर्तित होता है। ये चीज समझ में आ गई? उसके बाद जब हम सांस लेते हैं तब क्या होता है? अभी जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है? हमारे शरीर में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब ऑक्सीजन जाता है तो जो आपकी सेल्स हैं, आपकी कोशिकाएं हैं, वो भोजन बनाती हैं भी। ठीक है, तो क्या है कि जो CO2 गैस का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए। इनमें कोई भी आपसे पूछ लेगा, आप जवाब दे देंगे या नहीं दे देंगे? हाँ सर हम जवाब दे देंगे, और कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लेंगे। चीज़ें क्लियर? अब आपको ये समझाने के पीछे का उद्देश्य क्या था, आपको ये चीज़ें क्यों दी गई भी? तो इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है भी। तो अब आपने नोटिस किया होगा कि हमने शुरुआत किसी और से की थी और एंडिंग किसी और से की थी। हम एक चीज उठा लेते हैं इसमें भी। तो हमने क्या किया था कि अंगूर का क्या लिया था? रस लिया था, अंगूर का जूस लिया था। लेकिन हमें मिल क्या गया? हमने शुरुआत की थी शर्करा से जो अंगूर के जूस में उपलब्ध था, और हमें मिला क्या? हमें मिल गया सर अल्कोहल। ये क्या बात हुई? स्टार्टिंग में कुछ लिया और बाद में हमें कुछ मिल गया। यदि हम और देखें तो हमने तो क्या लिया था? बिल्कुल आपका
दूध लिया था बढ़िया क्वालिटी का, लेकिन सुबह हमने देखा वो तो फट के थोड़े थोड़े उसके छिदके वगैरह हो गए हैं। तो कई अध्यापकगण यहाँ पे बता देते हैं कि वो दही में बदल जाता है अभी। यहाँ पे इस लाइन को बताते हैं, जब आप सामान्य ताप पर रख देते हैं वो दही में बदल जाता। वो दही में कब बदलेगा? जब आप उसको दूध को गर्म करेंगे, ठीक है, फिर उसको धीरे-धीरे ठंडा करेंगे, फिर उसको सामान्य ताप पर रखेंगे ना, तब वो आप दही में बदलेगा। लेकिन यहाँ पे इसने कहा है कि सीधा हमें कुछ नहीं बताया गया कि गर्म करने के बाद, ठंडा करने के बाद, तो वो आपका खराब ही होगा। आप दूध रख के देख लेना, ऐसे आपको पता चल जाएगा। तो मेन बात यही कि हमने पदार्थ में शुरुआत किसी और से की थी और अंत में हमें कुछ और मिल गया। ये बात कन्फर्म है कि हमने तो लोहा रखा था, लेकिन हमें मिला क्या? जंग मिला, उस पे भूरे रंग की पपड़ी है, वो मिल गया अभी। तो ऐसे क्या, हमने तो ऑक्सीजन लिया था लेकिन हमें मिली क्या? CO2 गैस मिली। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि हम शुरुआत किससे कर रहे हैं और हमें प्राप्त क्या हो रहा है। यही चीज़ इसने बताई है कि इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल गई भी। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं भी। तो इसने कहा कि पदार्थ के भौतिक और रासायनिक परिवर्तन भी। तो क्या आप पिछली कक्षा में पढ़ के आए हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? आप कहेंगे सर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, 9th क्लास में हमने कुछ पढ़ा था भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सिंपल बताता हूँ भी। यदि आप कोई दो वस्तुएं हैं आपके पास, मैं पानी से शुरुआत करता हूँ भी। ये आपके पास क्या है? पानी है भी। आपने इसकी जमा दी क्या? बर्फ आपने जमा दी भी। क्या जमा दी? बर्फ आपने इसकी जमा दी। और उसके बाद फिर उसने पिघला के आप बर्फ बना सकते हैं, पानी बना सकते हैं। हाँ सर, हम बना लेंगे, बाहर रख देंगे, फ्रिज से बर्फ बन जाएगी, या फिर फ्रिज को ऑफ कर देंगे तो भी आपका पानी बन जाएगा। इस प्रकार हम पानी से बर्फ, बर्फ से पानी हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका कौन सा परिवर्तन है? ये आपका भौतिक परिवर्तन है। क्या है? भौतिक परिवर्तन, जिसमें आपका रिवर्सिबल हो जाती है भी, पुनः वही चीज़ हम प्राप्त कर सकते हैं भी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आपको सिंपल सी जो देखते हैं। आप कागज लीजिए। क्या लीजिए आप? कागज लीजिए भी। आपने कागज ले लिया और कागज को आपने क्या कर दिया? जला दिया भी। क्या कर दिया? जला दिया। आपको कहेंगे सर हमें राख मिल गई भी। क्या मिल गई? राख हमें मिल गई। तो आप बताइए, क्या आप राख से दोबारा कागज बना सकते हैं? आप कहेंगे सर क्या मजाक कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, राख से दोबारा कागज कभी नहीं बनेगा। तो कभी नहीं बनेगा, तो इसको हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन में एक बार नोट कीजिए कि हमारे पास था क्या? कागज। और मिली क्या हमें? राख। राख एक नई चीज है ना। राख क्या है? हमारे पास एक नई चीज है। मतलब रासायनिक परिवर्तन में हमें एक नई चीज प्राप्त होती है, नया पदार्थ हमें प्राप्त होता है। और वहीं पे ये आ जाइए भौतिक परिवर्तन में। भौतिक परिवर्तन में बर्फ। बर्फ क्या? पानी का ही तो जमा हुआ रूप है, वापिस हम क्या बना लेंगे? कोई नया पदार्थ नहीं मिलाना। तो यहाँ पे आपको भी वे परिवर्तन जिनमें हमें क्या है, एक नया पदार्थ मिलता है और वापिस से हम वही पदार्थ पुनः नहीं प्राप्त कर सकते, उसको हम रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। भौतिक परिवर्तन में हम पुनः प्राप्त कर लेंगे और कोई नया पदार्थ नहीं मिलता। हाँ सर, ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आगे कहता है कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ये कहता है कि जब भी कोई एक रासायनिक परिवर्तन होगा तो इसका मतलब है रासायनिक अभिक्रिया हुई है। चीज़ें क्लियर? आपको सिर्फ क्या देखना है? ये देखना है कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ, या फिर अगर हुआ है तो रासायनिक अभिक्रिया हुई है, यदि रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई। तो मैं आपसे कहता हूं कि मैंने बर्फ को पिघला दिया, पानी बना दिया, तो मैं आपसे पूछूं रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई? तो पहले आप देखेंगे कि बर्फ को पिघला दिया, पानी सर ने बना दिया। क्या दोबारा पानी की बर्फ बनाई जा सकती है? आप कहेंगे सर बनाई जा सकती है। इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन नहीं है, और रासायनिक परिवर्तन नहीं है तो रासायनिक अभिक्रिया भी नहीं होगी भी। तो यहाँ पे भी मैंने कागज को जला दिया, राख बना दी। ठीक है, तो क्या रासायनिक अभिक्रिया हुई है? तो आप कहेंगे सर हम रासायनिक परिवर्तन ही देखेंगे, रासायनिक परिवर्तन हुआ है, दोबारा कागज नहीं बन सकता, तो रासायनिक अभिक्रिया हुई है। मतलब जहाँ रासायनिक अभिक्रिया वहाँ रासायनिक परिवर्तन, जहाँ रासायनिक परिवर्तन वहाँ रासायनिक अभिक्रिया होगी। चीजें क्लियर? अब आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी रासायनिक अभिक्रिया में आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है अभी, मतलब कि वास्तविक अर्थ क्या है अभी, हम कैसे जान सकते कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है अभी? अभी तक तो हमने बता दिया अभी। अभी तक तो हमने सिर्फ इतना सीख लिया कि कैसे जान सकते कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। हमने बता दिया कि अगर कोई रासायनिक परिवर्तन हुआ होगा ना, तो हम ये मान लेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है।
यही पता है। क्या इसके अलावा और कोई भी रास्ते हैं? हाँ, और भी रास्ते हैं, क्योंकि हमें रासायनिक परिवर्तन जानना हुआ या नहीं हुआ। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। अब क्रियाकलाप देख लीजिए, मैं आपको प्रैक्टिकल की इनके दिखा दूंगा, पहले आप इसको देखिए भी। और आपके एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है भी, कई बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए कि इस क्रियाकलाप में शिक्षक की आवश्यकता है, सुरक्षा के लिए आंखों पर चश्मा पहनले उचित होगा। यदि आपके लैब में ये चीज़ें उपलब्ध हैं तो अपने अध्यापक से कहिए कि सर हमें ये चीज़ करवा दीजिए। और जो अध्यापक देख रहे हैं तो उनके पास यदि इंस्ट्रूमेंट है तो बच्चों को ये एक्सपेरिमेंट जरूर कराएं, लेकिन सावधानी अवश्य लिखे रखें भी। तो आपको करना क्या, लगभग 3-4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ करना है। और आपका पहला क्वेश्चन यही से बनता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी। तो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा कि जब हम मैग्नीशियम को जलाते, इस एक्सपेरिमेंट में आपको मैग्नीशियम को जलाना पड़ेगा। और क्वेश्चन बनेगा जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं ना, तो पहले हम इसको रेगमार से साफ क्यों करते भी। रेगमार आपने देखा होगा, एक खुरदरा सा गत्ता वगैरह था जो चीज़ों को साफ करने के काम आता है। तो इसको साफ क्यों करते हैं? तो मैं बताता हूँ, जो आपका मैग्नीशियम होता है ना, जो मैग्नीशियम होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। अब देखिए ये दुकानदार की अलमीरा है भी, आपके जहाँ दुकान से मैग्नीशियम रिबन आप खरीद के लेके आएंगे, ये मैग्नीशियम रिबन क्या होता है, मैग्नीशियम की बनी एक पट्टी होती है। दुकानदार ने ऐसी जगह तो इसको रखा नहीं होगा जहाँ आपका ऑक्सीजन नहीं होगा। मान लेते यहाँ इसमें रख रखी है मैग्नीशियम की पट्टी। क्या रख रखी है, मैग्नीशियम की पट्टी, हवा में ऑक्सीजन भी है। तो इस पे क्या है कि परत बन जाएगी एक, किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, पड़े पड़े पर भी, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करिए और मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बन गई है। अब हम इससे दुकानदार से खरीद के ले आए हैं, तो हमने देखा हमें तो इसको जलाना है। तो यदि हम इसको सीधा जलाएंगे ना, तो सबसे पहले कौन आगे आएगा, आप कहेंगे सर इसके ऊपर जो पट्टी बनी हुई है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड की, वो आगे आएगी जब इसको जलाएंगे। तो कहेंगे सर पहले तो उसको हटा लीजिए ताकि ये आसानी से जले, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की पट्टी इसको जलने में बाधा पैदा करेगी। तो इसको जलाने में किसी प्रकार की बाधा ना आए, इसलिए हम इसको क्या है, रेगमार से साफ करते हैं भी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रेगमार से क्यों साफ करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम ने क्या है कि मैग्नीशियम रिबन पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने अभिक्रिया करके क्या बना ली है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत इस पर बन चुकी है। और मैग्नीशियम रिबन को जलाने में किसी प्रकार की रुकावट या बाधा न आए, इसलिए हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत है उसको हटाने के लिए इसको रेगमार से साफ करते हैं। आप कहेंगे सर हमने साफ कर लिया, अब क्या करना है, इसे चिमटे से पकड़कर सेपरेट लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए भी। तो आपको क्या करना है कि इस प्रकार का लैंप आपको इसको दहन करिए। इससे बनी राख को वाच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए, जैसा कि चित्र 1.1 में दिखाया गया है। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय से अपनी आंखों से यथासंभव दूर रखिए। आपने क्या परीक्षण किया, आपने कहा कि ये एक्सपेरिमेंट आपने किया, तो आपने क्या चीज़ें देखी भी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको इतना साफ नहीं दिख रहा बुक में, तो मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में, जब हम थोड़ा सा कंप्लीट कर लें एक बार एक दो एक्सपेरिमेंट को, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली ये चीज़ दिखा दूंगा। तो यहाँ जब हम जला रहे हैं ना इसको, तो ये देखिए इस प्रकार से गिर रही है ये भी। और यहाँ पे आपको व्हाइट कलर का एक पाउडर दिख रहा है, एक सफ़ेद आपको पाउडर यहाँ पर दिख रहा। ये पाउडर क्या है भी, हमें ये देखना है। और इसका रंग कैसा है, तो इसका रंग आप देख रहे हैं सफ़ेद है। इसका रंग क्या है, सफ़ेद रंग का एक सफ़ेद रंग का चूर्ण, पाउडर को हिंदी में क्या बोलते हैं, चूर्ण में बदल गया अभी। अब ये चूर्ण क्या है, ये है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। कोई डाउट आपको, ये कटोरी है, वाच गिलास है आपकी, शीशे की एक कटोरी है अभी, और मैग्नीशियम रिबन है ना, तो ये कैसे जलेगा अभी, ये जलेगा सफ़ेद लौ के साथ भी। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, जब मैग्नीशियम की रिबन को हम जलाते हैं ना, तो उसकी लौ कैसे होगी, ये सफ़ेद लौ के साथ, चमकती लौ के साथ जलेगा और बनेगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कितनी चीज़ हो गई, तो चलो ठीक है अभी। तो ये हमने क्या किया कि सर मैग्नीशियम था, प्लस में क्या था आपका O2 था, ऑक्सीजन के साथ जब हम इसको जलाया ना, तो क्या बन गया हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहे होंगे, सर ये O2 क्यों लिखा, यहाँ पे टू क्यों लिखा। आप सीधे लिख सकते थे मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन प्लस में मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हम आगे समझ जाएंगे जब हम पढ़ेंगे द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। मुझे पता है कि आपके मन में क्या क्या क्वेश्चन आ रहे होंगे, लेकिन अभी आप इसको
इस प्रकार से। अगर ऐसे नहीं लिख सकते तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम को क्या लिख दीजिए, मैग्नीशियम भी। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे इसको संकेतों का यूज करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दीजिए और यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दीजिए, इसी प्रकार से। चीज़ें क्लियर? इस एक्सपेरिमेंट में आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए। तो चलो अगली एक और हमें क्रियाकलाप दिया गया उसको देखते। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। तो लौह कैसी होती है आपकी, सफेद चमकदार भी। क्या है आपकी, श्वेत लौह चमकदार। और यह सफेद चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, तो जो रिबन था वो कैसा बन गया, सफेद रंग का चूर्ण आपका वो बन गया अभी। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है अभी। ये क्या बना है आपको, मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। और ये क्यों बना, क्योंकि वायु और मैग्नीशियम के बीच क्या हुई है, अभिक्रिया हुई है, उसके कारण ये बना है। आपको चीज़ें क्लियर? पहली आपको दिखाऊंगा मैं प्रैक्टिकली ये चीज़ कैसी होती, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ ऐड हो जाए। क्लियर है? तो चलिए उसके बाद हम करते हैं 1.2 हमारी अभिक्रिया, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी। एक प्रकरणी में लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए भी। आपने क्या ले लिया, लेड नाइट्रेट ले लिया भी। क्या ले लिया, लेड नाइट्रेट। यदि आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो फॉर्मूले याद कर लेना, लेकिन एक बार हम शब्द समीकरण के जरिए चलते हैं। इनको सब शब्दों में तो लिख सकते हैं आप शब्दों में तो लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर लेड नाइट्रेट ले लिया। क्या ले लिया, लेड नाइट्रेट हमने ले लिया। चलो ठीक है भी, लेड नाइट्रेट हमने ले लिया। और प्लस में क्या करना है, इसमें पोटासियम आयोडाइड के भी, पोटासियम आयोडाइड। क्या मिला लिया आपने, पोटासियम आयोडाइड। आप कहेंगे सर कोई बात नहीं, हमने पोटासियम आयोडाइड इसमें मिला दिया। तब क्या हुआ, रिजल्ट मैं आपका यहाँ पे लिख देता हूँ भी। घोल लीजिए, आपने क्या प्रेक्षण किया अभी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा कि जिसका जो लेड है ना, लेड वो किसके साथ अटैच होगा, आयोडाइड के साथ। किसके साथ, आयोडाइड के साथ। तो ये बन जाएगा आपका लेड आयोडाइड। क्या बन जाएगा, लेड आयोडाइड। ठीक है, प्लस में भी आपका क्या बन जाएगा फिर, पोटासियम नाइट्रेट। और क्या बनेगा आपका, पोटासियम नाइट्रेट। अगर आपको चीज़ थोड़ी सी मुश्किल लग रही तो एक बार शांति रखिए, जब प्रैक्टिकल दिखाऊंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा, पोटासियम नाइट्रेट। आप कहेंगे ये बात सही है सर। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि जो लेड नाइट्रेट है ना, तो उसका रंग कैसा होता है, वो भी रंगहीन होता है अभी। जो आपका पोटासियम आयोडाइड है, इसका भी रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है, रंगहीन होता है। सफ़ेद नहीं बोल सकते, दोनों क्या होते हैं आपके, ये रंगहीन होते हैं। लेकिन जब इन्होंने दोनों को मिलाया तो जो लेड आयोडाइड बना और जो आपका पोटासियम नाइट्रेट बना, जो लेड आयोडाइड है उसका रंग पीला होगा। क्या होगा, पीला होगा। यहाँ से हमें क्या समझ में आया, यहाँ से हमें समझ में आया कि एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रंग परिवर्तन भी हो सकता है। पहले में क्या था कि अवस्था आपकी चेंज होगी, जो आपका रिबन था वो किस में बदल गया, आपका पाउडर में, चूर्ण में बदल गया। तो वो अवस्था परिवर्तन थी। इस अभिक्रिया में क्या हुआ, इस परिवर्तन में क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि हमने जो पदार्थ लिए थे वो पूरी तरह से नए पदार्थ बन चुके हैं, हमें नए पदार्थ प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पे लेड आयोडाइड का रंग कैसा होगा आपका, पीला होगा भी। क्या होगा, पीला होगा। ठीक है, तो रंग परिवर्तन हो गया, ये विक्रिया आपको याद करनी है। प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा दूंगा, थोड़ा सा आप धीरज रखे भी। फिर क्या करना, आपको शंक्वाकार फ्लास्क लेना है भी। फ्लास्क एक कांच की बोतल होती है इस प्रकार की। ठीक है, तो उसमें क्या करना, दानेदार जिंक लेना है उसमें। इसमें आपको तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी या सल्फ्यूरिक अम्ल ले लीजिए भी। आप दोनों में से कोई सा भी ले लीजिए, मतलब आपको अम्ल लेना है भी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और आपको सल्फ्यूरिक अम्ल में से एक ले लीजिए। और क्या लेना आपको, जिंक। क्या आपको, जिंक प्लस में, चाहे तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लीजिए। या फिर अगर ये नहीं लेना तो इसकी जगह HCl ले लीजिए। क्या ले लीजिए, HCl। तो अम्ल का जो है आप सावधानी से प्रयोग करें, कहीं उसको हाथ वगैरह जला ले, वो बहुत आपका खतरनाक होता। क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा, उसने कहा कि जो आपका जार था ना आपका, इस प्रकार से भी ये कांच का, इसमें आपके ये हो गए क्या, ये जिंक के दाने हो गए। और इसमें आपने क्या डाल दिया, H2SO4 आपने अम्ल डाल दिया। तो क्या आपको कुछ नज़र आया,
जिंक के पास, तो जिंक के पास आपको बुलबुले उठते हुए दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? बुलबुले उठते हुए। और बुलबुले कब उठते हैं? जब कोई गैस निकलती है ना, तब आपके बुलबुले उठते हैं। तो ये गैस कौन सी है भी? और आपसे पूछा है क्या तापमान में कोई परिवर्तन आया? इसमें आप छू कर देखिए भी। तो आप जब इसको छू कर देखेंगे तो आपको क्या है, ये गर्म महसूस होगा भी। तो इसका मतलब कि तापमान बढ़ा है। और तापमान कब बढ़ेगा? जब ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो यहाँ से हमें पता चला कि हमें H2SO4 था हमारे पास, अम्ल था और जिंक था, दोनों ने अभिक्रिया कर दी, नई चीज क्या बना दी? हाइड्रोजन गैस बना दी। क्या बना दी आपको? हाइड्रोजन गैस। आपके जो गैस बुलबुले उठ रहे थे ना, किस गैस के उठ रहे थे? ये आपके हाइड्रोजन गैस के उठ रहे थे भी। कैसे पता चला ये हाइड्रोजन गैस है? तो जब हम यहाँ से गैस निकलेगी ना, आगे आपका एसिड बेस वाले पार्ट में, तब ये एक्सपेरिमेंट दोबारा से आएगा। इसलिए आपको डिटेल से समझा रहा हूँ कि जो चीज़ आगे काम आएंगी ना, वो चीज़ें मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। तो जो गैस निकलेगी, यहाँ आप मोमबत्ती वगैरह लेके देख लेंगे, और ये मोमबत्ती आपकी जो है ना, फटफट करने लगेगी, मतलब जसबू इस प्रकार से करने लगेगी। तो यहाँ से ये साबित होता है कि ये हाइड्रोजन गैस है। अभी नहीं है, आगे सेकंड वाले पार्ट में इस गैस का नाम पूछेगा। अभी सिर्फ ये बताया कि एक गैस निकल रही है भी। ये आपके हो गए। तो आप कहेंगे सर क्या क्या चीज़ें हैं? उसने कहा कि पहला जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? जिसमें हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया था, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था। उसमें क्या हुआ था कि उसकी अवस्था चेंज हो गई थी। ठीक है। हमारे पास रिबन था, वो आपका क्या बन गया था? चूर्ण बन चुका, जैसे कागज का आपका राख बन गया था अभी। ठीक। दूसरा था, दूसरे में किसका परिवर्तन हुआ? इसमें हमें रंग का परिवर्तन हुआ। किसका? रंग बदल गया। हमने दोनों रंगहीन पदार्थ लिए थे और बाद में पीले रंग का पदार्थ हमें प्राप्त हो गया अभी। उसके बाद हमने तीसरा एक्सपेरिमेंट किया। इसमें क्या किया कि एक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक परिवर्तन के दौरान गैस भी निकल सकती है। ठीक है। और आपकी ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ये चीज़ हमने अब तक बाकायदा प्रैक्टिकली चीज़ें देखी हैं भी। तो यहाँ पे देखिए, ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलाप हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से निर्धारित कर सकते हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रासायनिक अभिक्रिया क्या बोलती थी? कि कोई रासायनिक परिवर्तन होगा और हम दोबारा, हमें नया पदार्थ प्राप्त होगा। क्या होगा? नया पदार्थ प्राप्त होगा। तीनों चीज़ों में हमें नया पदार्थ प्राप्त हो रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ये बात पक्का। और रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या परिवर्तन हुए? कि अवस्था परिवर्तन आपकी हो गई। जो रेबन था आपका, वो चूर्ण बन गया, अवस्था परिवर्तन होगी। रंग में परिवर्तन, जहां हमने रंगहीन लिए थे दोनों, क्या बन गए? आपके पीले रंग के बन गए। तो रंग में परिवर्तन आ गया। गैस निकली थी आपकी जिंक वाले के साथ में, जब जिंक में आपने अमल मिलाया था, तब क्या था आपका? गैस निकली थी। और तापमान में परिवर्तन, उसी में क्या है कि आपका तापमान बढ़ा था। मतलब रासायनिक परिवर्तन में आपके ये परिवर्तन हो सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ की अवस्था बदल सकती है, गैस निकल सकती है, तापमान में वृद्धि हो सकती है, और आपका रंग में परिवर्तन हो सकता है भी। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें भी, यदि हम आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखेंगे, तो हम पाएंगे कि हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, और ये बहुत प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया आपके चारों तरफ हो रही है, लेकिन आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया भी। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। प्रतीकात्मक निरूपण क्या होता है? कि प्रतीक क्या होता है? भी आप 6 क्लास में पढ़ के आए, प्रतीक क्या होता है? प्रतीक होता है संकेत। क्या होता है? संकेत भी। तो जैसे आपका, हमने क्लास 6 की होगी शायद आपकी सामाजिक विज्ञान में, तो हम क्या करते हैं कि अस्पताल लिखने से पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ ये प्लस का निशान लगा देते हैं, डॉक्टर वगैरह भी, तो समझ जाते हैं ये आपका क्या है? हॉस्पिटल है। पेट्रोल पंप पे आपका जहाँ होगा, आप पेट्रोल पंप लिखने की बजाय इस प्रकार से वो एक नलकी लगा देंगे, इस प्रकार का, हमें समझ आए पेट्रोल पंप है। तो इसी प्रकार क्या है, हम इन सभी चीज़ों को, जो पदार्थ हमने लिए हैं ना, तो इनका हम संकेत लिखेंगे, पूरे पूरे नहीं लिखेंगे। तो इनके क्या लिखेंगे? हम संकेत लिखेंगे। उन संकेतों के रूप में जब किसी अभिक्रिया को लिखते हैं ना, तो उस परिवर्तन को हम बोलते हैं प्रतीकात्मक निरूपण। उसको क्या बोलेंगे? प्रतीकात्मक निरूपण। मतलब कि उस सभी शब्दों की जगह हम क्या यूज करेंगे? उनके प्रतीक चिन्ह यूज करेंगे। अब देखिए, आपको समझाई देता हूँ ताकि आपको फिर आपके मन में रहेगा कि ये क्या चीज़ थी भी। क्योंकि हमारा मकसद है एक बार पढ़ना, और ऐसे पढ़ना कि हम किसी को साइंस पढ़ा भी सके भी। ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ ले, हम तुरंत उसका जवाब दे दे भी। जैसे आपका है भी हाइड्रोजन। आप कहेंगे सर हाइड्रोजन है आपकी
प्लस में ऑक्सीजन, क्या है आपकी ऑक्सीजन। क्या बनता, दोनों मिलके हम मान पानी बनाते, क्या बनाते, पानी। क्या है आपका पानी। तो ये है आपका शाब्दिक निरूपण। क्या है आपका शाब्दिक निरूपण है भी, हमने इसको शब्दों के रूप में लिख दिया। लेकिन हमें क्या चाहिए, प्रतीकात्मक निरूपण। जब हम इनकी जगह इन पदार्थों की जगह क्या लिख देंगे, इनके संकेत लिख देंगे, इनके प्रतीक लिख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, संकेतात्मक या प्रतीकात्मक निरूपण। जैसे आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिख दिया, हाँ सर हाइड्रोजन लिख दिया, प्लस में क्या लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया। और हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, H2O लिख दिया। क्या लिख दिया, H2O लिख दिया, इस प्रकार से। वैसे तो हम इसको बैलेंस करेंगे, लेकिन अब आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए, क्योंकि हमें सीखना है इसका प्रतीकात्मक निरूपण भी। ठीक है, हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन, H2O, इस प्रकार से हमने लिख दिया। तो यह क्या आपका प्रतीकात्मक निरूपण। अब मैं आपको तीनों जो एक्सपेरिमेंट हमने किए हैं, जो आपके एग्जाम में उससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में वो चीज़ छप जाए, तो वो चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली एक बार दिखा देता हूँ भी। हाँ, स्पीड है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्पीड आपको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यूट्यूब की सेटिंग में जाइए, वहाँ पे क्या आएगा, प्लेबैक स्पीड आएगा, उसको 2 की स्पीड में देख लीजिए, 155 की स्पीड में देख लीजिए। और मेरा मकसद होता है कि मैं आपको एक ही बार पढ़ाऊँ, बार बार नहीं पढ़ाऊँ भाई। ठीक है, ये नहीं कि मैं इस साल साइंस आपको पढ़ा रहा हूँ, अगली बार फिर से पढ़ाऊँ। एक बार पढ़ाऊँगा, ऐसे पढ़ाऊँगा कि भविष्य में कोई भी साइंस को देखेगा तो उस बच्चे को ये डाउट नहीं रहेगा, सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, इस शब्द का मतलब नहीं पता भी। तो चलिए अब हमारे तीनों जो क्रियाकलाप है उसको हम देख लेते हैं एक बार भी। तो ये देखिए आपके, ये आपका लेड नाइट्रेट वाला गोल है भी। ठीक है, या फिर पहले बारी बारी जैसे हमने किया था ना, तो वैसे ही आपको मैं दिखा देता हूँ भी। तो ये देखिए मैग्नीशियम का रिबन था आपका, आप कहेंगे सर मैग्नीशियम का रिबन था, सही था, हम इसने रेगमार पे साफ किया था, फिर इसको हमने जलाया। ठीक है, जलाने के बाद ये सफ़ेद लौ के साथ जलना हुआ भी, सफ़ेद लौ के साथ ये जला, और हमें इस प्रकार सफ़ेद चूर्ण बन जाएगा। और ये सफ़ेद चूर्ण क्या आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है, क्या आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये आपको याद रखना। क्या आपको ये डायग्राम छप गया आपके दिमाग में, हाँ सर ये डायग्राम हमें छप गया अभी। अब आगे वाले पे आ जाइए, यहाँ पे ये देखिए, ये आपका है जिंक। क्या है आपका जिंक। और आपने क्या डाला, तनु अच्छील डाला भी। यहाँ पे कहेंगे सर ये तनु क्या नाम आ गया अभी, तनु क्या कोई लड़की है, तनु ने डाला है अभी। ये तनु नहीं था, एक तनु होता है, एक होता है आपका सांद्र भी, आपका इंग्लिश में डाइल्यूट बोलते हैं, और यहाँ पे इसको कंसंट्रेटेड बोलते हैं। ये तनु और डाइल्यूट हम किसको बोल लेंगे भी, दो एसिड हैं आपके पास, कि एक तो तनु एसिड है भी, अमल, सॉरी हिंदी मीडियम है ना, तो अमल लिख देता हूँ। और यहाँ पे भी आपका अमल है, सांद्र अमल। इसका मतलब है ये डिसाइड होगा आपका, इसमें आपको पता है कि अम्ल कौन होते हैं, जिसमें H+ आयन होते हैं, आपका हाइड्रोजन आयन होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है भी। ठीक है, अम्ल एसिड में डिटेल से कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि बार बार ये शब्द यूज होंगे, आपको सांद्र लेना है या फिर तनु लेना है, तो इस प्रकार से इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 लीटर मैंने ले लिया ये, और 1 लीटर ये ले लिया अभी, जिसमें आपके दोनों अम्ल हैं भी, दोनों क्या आपके अम्ल है, जिसमें H+ की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी भी, तो वो तो कहलाएगा सांद्र अम्ल। क्या कहलाएगा, सांद्र भी। ज़्यादा हो सांद्र, H+ आयन के आधार पर हम देखते हैं कि उसकी मात्रा ज़्यादा है या कम है, वो सांद्र होगा, कंसंट्रेटेड भी। ठीक है, और तनु का मतलब होता है कि इसकी मात्रा क्या होगी, कम होगी, जिसमें H+ आयन की मात्रा कम होगी, थोड़ा सा आपका लिक्विड आपका क्या होगा, वो ज़्यादा होगा, उसमें पानी की मात्रा क्या होगी आपकी, ज़्यादा होगी, और H+ आयन की मात्रा कम होगी, तो वो तो क्या हो जाएगा आपका तनु हो जाएगा। और जिसमें आपकी H+ आयन की मात्रा जिस विलेन में ज़्यादा होगी, वो आपका कंसंट्रेटेड हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ गई, हाँ सर आ गई। तो आपको कौन सा डालना है इसमें, तनु। तनु मतलब H+ आयन की मात्रा क्या है इसमें, कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है। ये वर्ड आपको समझ में आ गया, तो हमने इसमें मिला दिया। अब यहाँ पे आपको देखिए परख नली में बुलबुले दिख रहे होंगे, क्या दिख रहे होंगे, बुलबुले। ये किस गैस के हैं, ये है सर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं। क्या है आपके, ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं। क्वेश्चन के लिए MCQs यहीं से पूछेगा, कौन सी गैस निकलती है, किस प्रकार से होता है। और जब हम इसको हाथ लगा के छूते हैं ना, तो ये हमें थोड़ा सा गर्म महसूस होता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या हुआ है, उष्मा उत्पन्न हुई है, हीट उत्पन्न हुई है। सारी चीज़ें याद हो गई, क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। तो ये परिवर्तन बताए गए हैं कि रासायनिक परिवर्तन के दौरान क्या हो सकता है भी। तो क्या हो सकता है, गैस बन सकती है,
तापमान उसका बढ़ सकता है रासायनिक परिवर्तन के दौरान, और क्या था कि इसका स्वरूप आपका चेंज हो सकता है, स्वरूप इसका बदल गया, अवस्था इसकी बदल गई भी। ठीक, उसके बाद हमारा एक और एक्सपेरिमेंट था लास्ट, वो और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा भी। ये लेड नाइट्रेट भी आप कहेंगे सर इसके फार्मूले याद अगर आप कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि याद आपको करने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल आपको करने पड़ेंगे। ये आपका क्या है, लेड नाइट्रेट है। क्या आपका लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला आपको दिख रहा है? ठीक है। इसमें क्या मिलाना है आपको, इसमें मिलाना आपको पोटासियम आयोडाइड। क्या आपको पोटासियम आयोडाइड का ये फार्मूला है, पोटासियम आयोडाइड आपको मिलाना है। तो आपको ध्यान से देखो, ये लेड नाइट्रेट इसमें है ना, तो आप कहेंगे हाँ सर ये रंगहीन है भी। क्या आपका रंगहीन है ये भी। उसके बाद हमने पोटासियम आयोडाइड हम मिला रहे हैं इस ट्यूब में से, इसका भी रंग देखिए आप कहेंगे सर इसका भी कोई रंग नहीं, ये भी रंगहीन है। जब इन दोनों को मिला दिया ना, तो हमें क्या मिला, हमें मिला आपका लेड आयोडाइड। आपका यहाँ पर हम मिले, क्या मिला, लेड आयोडाइड, ये रहा। और इसका रंग देखिए कैसा हो गया। अभी आप कहेंगे सर ये तो पीला हो गया। पीला रंग किसका है, इन दोनों ने मिलकर एक नया पदार्थ बनाया जो था आपका लेड आयोडाइड। क्या था आपका, लेड आयोडाइड था। और इसी के कारण ये रंग क्या है, लेड आयोडाइड का रंग कैसा होता है आपका, पीला होता है, पीला हो गया अभी। ठीक है। और घोल को कुछ दिन तक आप रहने देंगे, कुछ देर तक, तो ये नीचे बैठ जाएंगे भी। क्या बैठ जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। और ये जो लेड आयोडाइड के ये कण है ना, तो इनको हम बोलते हैं अवक्षेप भी। क्या बोलते हैं, अवक्षेप। जब बहुत ही हार्ड लेवल का पेपर आएगा तब आपसे पूछेगा अवक्षेप अभिक्रिया कौन सी होती है, एक उदाहरण लिखिए। तो आपको बता अवक्षेप किस अभिक्रिया में बने हैं, इस अभिक्रिया में बने हैं भी। जब हम सिल्वर नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है आपका, तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा लेड आयोडाइड के अवक्षेप बनते हैं, जो कुछ समय बाद नीचे बैठ जाते हैं, पीले रंग के होते हैं। ये आपकी अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। क्या है ये, शायद मैंने को सिल्वर आयोडाइड बोल दिया क्या, तो ये क्या आपका लेड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड क्या बनेगा, लेड आयोडाइड बनेगा भी। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट। और कल वाले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे ये चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप अगले लेक्चर में एक बार तुरंत इसका रिवीजन करेंगे। एक तो क्या करेंगे, क्विक रिवीजन हम कर देंगे इसका तुरंत जल्दी जल्दी, कि आज हमने क्या पढ़ा है। और कल हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसी प्रकार बिल्कुल डिटेल में। टाइम लगा लीजिए, 10 लेक्चर देखने से बढ़िया है कि आप एक लेक्चर देख ले अच्छे तरीके से। ठीक है, कि 100 सुनार की और एक लोहार की, 10 अलग अलग लेक्चर देखने की बजाय आप टाइम लगाकर एक बढ़िया सा लेक्चर देख लें जिसमें आपके सारे सवालों के जवाब क्लियर हो जाए। तो मैं आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। शर्माना मत, कोई भी डाउट हो छोटे से छोटा आप तुरंत पूछ लेना। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।